सभी को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। जहाँ जैसा जिसका अभिवादन है वैसा उसका अभिवादन अपने कर लीजिए। और आइए, सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और गर्मी से बचे हुए होंगे। गर्मी होगी भी तो उससे भी बच के आगे चलेंगे, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी चल रही होगी, बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। घर के आसपास और घर में सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ऐसा मैं भगवान से, प्रभु से ऐसी विनती करता हूँ और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छा होगा। आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक अच्छे से सुविचार के जरिए। स्वामी विवेकानंद जी के एक सुविचार से शुरू करते हैं आज का दिन। तो हमें ऐसी शिक्षा चाहिए, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे जिससे क्या हो, हमारा चरित्र का निर्माण हो, हमारे अंदर में शक्ति बढ़े। शक्ति मतलब यह शक्ति नहीं कि हम शारीरिक रूप से शक्ति हो जाए, बलवान हो जाए, हमारे पास ज्ञानवान की शक्ति बढ़े, हमारे बुद्धि का विकास हो और हम अपने पैरों पर खड़ा हो सके, हमें और किसी ऊपर सहारा न बनना पड़े। तो ऐसे ही चरित्र का निर्माण करने के लिए, बुद्धि विवेक का विकास करने के लिए लगातार समय समय पर शिक्षा में बदलाव होते गए और उन बदलाव में जो 1986 का जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारी बातें कही गई थी और उसी के आधार पे पाठ्यक्रम का निर्माण होना शुरू हो गया और पाठ्यक्रम का निर्माण बहुत भारी भरकम के रूप में हो गया। सब लोग ये चाहने लगे कि ये भी बच्चों को पढ़ा दे, ये भी बच्चों को पढ़ा दे, ये भी बच्चों को पढ़ा दे। तो पढ़ाने के चक्कर में पाठ्यक्रम बहुत ही लेंदी हो गया, बहुत बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया तो जो टारगेट था वो टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा था। जो बच्चों के अंदर में एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का जो विकास होना था, वो विकास नहीं हो पा रहा था। तो इसी में एसपाल कमेटी ने, एसपाल की अध्यक्षता में उनकी कमेटी ने एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसमें उन्होंने कहा कि लर्निंग विदाउट बर्डन करा जा सकता है, लर्निंग विदाउट बर्डन करा जा सकता है। तो इसी लर्निंग विदाउट बर्डन के आधार पे फिर एनसीएफ का निर्माण हुआ और उस एनसीएफ में यही कहा गया कि बच्चों को भार बगैर शिक्षा दिया जाए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दिया जाए, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच दिया जाए, जिससे बच्चों का ज्ञान का विकास हो, बच्चों के अंदर में चरित्र का विकास हो, बच्चों के अंदर में व्यवसायिक विकास हो, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और यह जो इनका स्वामी विवेकानंद जी का जो यह श्लोक है, जो स्वामी विवेकानंद जी का यह जो कथन है, सुविचार है, यह उस पर बिल्कुल सटीक जाकर के बैठा है, इसलिए आज ये कोट्स आप लोगों के लिए लिया गया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत आज हम जो है, आज का जो हमारा सेशन होगा वह सेशन हम आज राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पार्ट 2 लेंगे। कल तक हमने बेसिक्स पढ़ा हुआ था, पाठ्यचर्या क्या होती है, पाठ्यचर्या के प्रकार क्या होते हैं, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर होता है ये हमने पढ़ा हुआ था, उसके कैसे रूप होते हैं, स्वरूप होते हैं, वो हमने पढ़ा हुआ था, उसके आधार पे क्या क्या बदलाव होने चाहिए वो हमने पढ़ा हुआ था। हमने एनसीएफ के बारे में पढ़ा हुआ था, एनसीएफ क्या होता है, एनसीएफ को किसने बनाया, कैसे आया, इसकी क्या संकल्पना कैसे बनी, उन सब के बारे में हमने कल चर्चा करा हुआ था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी को जोड़ते हुए हम आगे चर्चा करेंगे। हमने कल ये भी कहा हुआ था, बताया हुआ था कि कल इसमें कितने अध्याय हैं और कितनी अनुसूची है, उस अध्याय में क्या क्या बातें करी, कौन कौन से पॉइंट्स है, ये भी चर्चा करी हुई थी। यह टोटल 160 पन्नों का यह दस्तावेज है। इसको एक्ट नहीं कहा जाता, इसको नियम नहीं कहा जाता, एक प्रकार का दस्तावेज है। यह दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था, इसी दस्तावेज के आधार पे यह एक प्रारूप है, यह एक रूपरेखा है। इस रूपरेखा के आधार पे आगे का जो संकल्पना है वो बनाई गई है। आइए, तो दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आप सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज दिशा एकेडमी का लगभग ये 60वां लेक्चर है, इस दूसरे 2.0 का 60वां लेक्चर है। तो 60वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम 60 लेक्चर कब कैसे खत्म कर लिए पता नहीं चला। 60 लेक्चर पढ़ना, 60 लेक्चर में मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर दीजिए तो समझ लीजिए कितने घंटे आपने पढ़े हैं। तो 60 में अगर आप करेंगे तो 90 घंटे आप लोगों ने पढ़ लिए। 90 घंटे में पूरा का पूरा एक सिलेबस खत्म हो जाता है जो आरसीआई के आधार पर दिया गया है। तो 90 घंटे पढ़ना, 90 घंटे खड़े होकर के पढ़ाना, यह भी कम बात नहीं है, मतलब एक बढ़िया बात है। चलिए, तो आज एनसीएफ को लेके चलेंगे, एनसीएफ के आगे पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं एनसीएफ को। चलिए, तो स्वागत है आप सभी का। बिना बोझ के शिक्षा, सही बात है, बिना बोझ के शिक्षा। आइए, तो 13 लोग आ गए हैं, 13 लोगों का स्वागत है। चलिए, बहुत बढ़िया। दीनू जी कहाँ रहती हैं भाई आप? बीमार वार तो नहीं है?
शाम की क्लास में नहीं, सुबह की क्लास में 3-4 दिन से नहीं, क्यों, क्या बात है, कोई समस्या है? और कौन नहीं है? विशाल था, चला गया? आओ विशलवा। विशाल बेचारे का कनेक्ट हो गया, कनेक्ट नहीं, डिसकनेक्ट हो गया। चलिए आइए तो शुरू करते हैं। अब चुपचाप पढ़ाई करना युवान। हाँ बिल्कुल पड़े रहेगा वो, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ क्लास में चिंता करने की जरूरत है लल्ली। चुपचाप इतना इतना तुम डांटोगे तो बच्चों बताओ, तो अब यहाँ से यहाँ की डांट समझ करके सुन करके तुम वहां चली गई हो घर में डांटने के लिए छोटे बच्चों को। अब यहाँ पे दया में तुम्हें डांटती थी, अजीत भाई डांटते थे, अभिषेक जी डांटते थे, तो वो डांट जो है, अरे कोई नहीं, सब चलता है, ये सब चलता है, उसमें सॉरी कहने की क्या बात है। सब चलता है, थोड़ा बहुत हो जाता है, वो हो ना तो क्लास में कैसे पता चलेगा, वो होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, लर्निंग बर्डन वाली लर्निंग हो जाएगी एकदम। तो हम लर्निंग विदाउट बर्डन कर रहे हैं, वो लर्निंग बर्डन हो जाएगी। सर हमें आप डेट जाने क्या कह रही है, सर हमें भी आप डेट हो ना, डांटे हो ना, हाँ सही, अच्छा हमने भी डांटा हुआ है, ये ऐसा कह रही है। हाँ तो बिना डांट के कैसे, अभी अभी तो हमने तेरे को डांटा है कि स्कूल क्लास में नहीं आ रही है तू, तो डांट तो पड़ेगी भाई, डांट तो पड़ेगी ही, डांट तो पड़ना ही है। तो आइए चलते शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अगर हम डांटे नहीं ना, तो आज इतने 13 लोग जो 14 लोग है ना, ये लोग आए ना पढ़ने के लिए, बिना डांट है, डांट की वजह से ही लोग आते हैं पढ़ने के लिए, नहीं तो बोले एकदम बढ़िया से एंजॉय करें घर में। और डांट का ये असर है कि घर में बैठ करके पढ़ते, पापा जी डांटते हैं, मम्मी जी डांटते, चल बैठ के पढ़, आगे नहीं जाने वाला है। तो डांट भी है, उसको डांट भी है, और साथ साथ में आपका खुद का मोटिवेशन भी है, वो दोनों है साथ में। चलिए वो जरूरी है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चर्चा करेंगे, यहाँ पे हमने कुछ बातें लेने हैं, थोड़ी थोड़ी बातें लेंगे, पढ़ेंगे और उसी पे चर्चा करेंगे, आगे चलेंगे। चलिए आइए समझते हैं। तो कल कुछ लोगों ने इसको 1978 बताया था, वो 1978 नहीं था, वह है 1975। ये 4 भागों में, 4 रूपों में आया हुआ है। चलिए हम ये 4 भाग उसके लिए नहीं कर रहे हैं, हमें 4 भाग करें कि थोड़े थोड़े पढ़ाएंगे आपको, यहाँ से चर्चा करेंगे। चलिए तो बात करते हैं एनसीएफ। एनसीएफ को सबसे पहले समझेंगे क्या। एनसीएफ एक प्रकार का दस्तावेज है। क्या है, मैंने जैसे कहा कि ये क्या है, एक प्रकार का दस्तावेज है, और इसी के आधार पे पूरी की पूरी संकल्पना जो है वह चली जाती है। अब यही एक हमारे लिए क्या है, एक जैसे कहा गया है कि पुस्तक कोई किताब होती है, वो हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करती है, और उसी को आधार मान करके हम चलते हैं। तो पाठ्य पुस्तक एक शिक्षक के आधार में एक मार्गदर्शक का काम करता है, एक रोड का काम करता है, एक रोड मैप का काम करता है, एक रास्ते का काम करता है। वैसे एनसीएफ क्या है, एनसीएफ जो भारतीय शिक्षा है, इस भारतीय शिक्षा को कैसे आगे लेके जाना है, किस रूप में लेके जाना है, क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या नहीं पढ़ाना है, इन सब सारी बातों को काम करने का काम क्या है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, इसे कहा गया है एक दस्तावेज। तो एनसीएफ क्या है, एनसीएफ एक दस्तावेज है। चलिए हम छोटे छोटे मुद्दों में लेकर के चलते रहेंगे, एनसीएफ को कहा गया एक दस्तावेज या एक राष्ट्रीय दस्तावेज है। राष्ट्रीय दस्तावेज है, इसको कोई एक्ट नहीं कहेगा, इसको कोई पॉलिसी नहीं कहेगा, यह क्या है, एक दस्तावेज है। यह दस्तावेज क्या है, कितने पन्नों का है, यह 160 पन्नों का है, 160 पन्नों का, लगभग 160 पन्नों का जो है यह एनसीएफ बना हुआ है। तो अब यह क्या है, एक दस्तावेज है। इस दस्तावेज को अलग अलग संस्कृतियों के आधार पे चिंतन मनन करते हुए इसको लाया गया। कि जैसे कोठारी आयोग था, जैसे मुदालियर कमीशन था,
जैसे राममूर्ति का मिशन था, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 थी, जैसे कोठारी आयोग था, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी। उसी के आधार पे जो हमारा POA आया 1992 में, इन सब को समय समय पे जो शिक्षा में बदलाव हुए, उन शिक्षा में बदलाव को ध्यान में रखते हुए समय समय पे ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वह भी लाया गया। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को अलग अलग समय पे लेके आया गया। इसे जब अंतिम में जब 2005 में बना, 1993 में यशपाल कमेटी, 1993 में यशपाल कमेटी की संस्तुति क्या थी? वह संस्तुति थी बिना बोझ के शिक्षा। बिना बोझ के शिक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया। इनकी संस्कृति के आधार पर 1993 की जो संस्कृति, उसी संस्कृति को ध्यान में रख करके इसे बनाया गया। अब इसे क्या कहते हैं? यह जो दस्तावेज है, यह किसी भी राष्ट्र के शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए यह एक प्रकार का नेशनल डॉक्यूमेंट है। इसे कहेंगे क्या? यह नेशनल डॉक्यूमेंट है। किसी भी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था, यानी हमारे भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए, भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यह एक दस्तावेज है और इसे एक रोड मैप भी कहा जा सकता है। ये क्या है? एक प्रकार का रोड मैप है। इसे रोड मैप भी कहा गया है कि हमारी जो राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था, उस राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए इसमें बात करी गई। अब यह जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, इस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को समय समय पे अब तक चार भागों में से डिवाइड किया गया है। एनसीएफ को अब तक चार बार बनाया जा चुका है। तो पहली बार बना कब? 1975 में। कल 1978 लिखा गया था क्लास में, तो 1978 नहीं है, वह 1975 में पहली बार। दूसरी बार में 1988 में। तीसरी बार बना, यह बना 2000 में। और जो चौथी बार बना, यह ध्यान करिएगा, चौथी बार जो बना वह बना 2005 में। और पांचवी बार बनने की तैयारी में है। पांचवी बार जो है वह बनने की तैयारी में है। यह क्या है? यह प्रोग्रेस में है। यह क्या है? इन प्रोग्रेस। इसे कहते हैं इन प्रोग्रेस, इसे कह सकते हैं इन प्रोग्रेस। तो जो अभी पांचवी बार का है वो क्या है? वह इन प्रोग्रेस है। तो कल आप लोग, मैंने शुरू में 1975 ही कहा था, फिर किसी ने कहा 1978, तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, चलो 1978 ही है। तो 1978 ही नहीं है, वह क्या है? वह 1975 ही है। ध्यान करिए, 1975, 1988, 2000 और 2005 यही है। हर पुस्तक में ही कहा गया है। 2002 में तैयारी बने की। क्या है? 2002 में तैयारी बने की। क्या कहते हो? आप लोगों का हिंदी भी मुझे नहीं समझ आता है। अब आगे चलते हैं। इसी को आगे चल करके और भी कई सारे रूपों में इसे कहा गया। तो इसमें क्या क्या करा गया जो यह अलग अलग रूपों में बना? तो यह जो रूपरेखा है, यह रूपरेखा किसके लिए है? एनसीएफ की रूपरेखा। यह सब छोटे छोटे मुद्दे हैं, ध्यान करिएगा। एनसीएफ की रूपरेखा जो है वह सभी जगहों पे, सभी विद्यालयी जगहों पे, इसके भीतर और इसके बाहर सभी जगहों की रूपरेखा यह प्रदान करता है।
तो एनसीएफ की रूपरेखा विद्यालय के भीतर और विद्यालय के बाहर दोनों जगहों पे यह चर्चा करता है। यह विद्यालय के भीतर एवं विद्यालय के बाहर के विकास को संबोधित करता है। तो यह बताता है कि विद्यालय के भीतर कैसे विकास कर पाएंगे और विद्यालय के बाहर कैसे विकास कर पाएंगे, इसको भी यह क्या करता है, संबोधित करता है। इसे जो है पहली बार एनसीईआरटी की कार्यकारिणी में, एनसीईआरटी की कार्यकारिणी बैठक में, इसे पहली बार एनसीईआरटी की कार्यकारिणी बैठक में 14 और 19 जुलाई 2004 की बैठक में संशोधित करने के लिए बनाया गया। तो यह कब आया, तो एनसीएफ को एनसीईआरटी, इसका फुल फॉर्म बताइएगा, एनसीईआरटी की कार्यकारिणी बैठक, एनसीएफ को एनसीईआरटी की कार्यकारिणी बैठक में यानी उनकी बैठक में 14 एवं 19 जुलाई 2004 को 14 एवं 19 जुलाई 2004 को एक बैठक करी। एक बैठक में संशोधन का प्रारूप या संशोधन करने का निर्णय लिया कि इसमें क्या हो, इसमें जो है संशोधित किया जाए। इसके पहले कौन सी थी, 2000 की थी, इसके पहले थी 2000 की। तो 2000 की जो यहाँ पे जो 2000 की जो एनसीएफ थी, इस एनसीएफ में लर्निंग विदाउट बर्डन की संकल्पना को जोड़ने के लिए, और एक सशक्त राष्ट्र निर्माता के रूप में बच्चों को बनाने के लिए, और बच्चों को कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के रूप में बनाने के लिए, यह निर्णय लिया गया। अब जब यह निर्णय लिया गया, इस निर्णय के आधार पर कहा जाता है क्या, इसको ये ध्यान दीजिए, इसका किसी का तो चल रहा है, जरा देख लीजिए माइक, माइक किसी का चल रहा है। विशाल भैया, ओ विशालवा, मेरा माइक चल रहा है। विशाल क्या है, तो नेटवर्क नहीं आता है। चलिए विशाल को जरा मैसेज कर दीजिए, तो उनका चल रहा है सब। हाँ, तो इसको 14 और 19 जुलाई 2004 को एक बैठक में संशोधित करने का निर्णय लिया गया। अब इसमें एसपाल कमेटी की अध्यक्षता में 21 प्रकार के फोकस ग्रुप डिस्कशन पर निर्णय लिया गया। इसे एसपाल कमेटी की अध्यक्षता में, एसपाल कमेटी की अध्यक्षता में 21 बिंदुओं पर फोकस ग्रुप डिस्कशन, इसको कहते हैं एफजीडी, फोकस ग्रुप डिस्कशन करने का प्रस्ताव हुआ, और फोकस ग्रुप डिस्कशन भी हुआ। इसमें जो है फोकस ग्रुप डिस्कशन भी हुआ। इसमें कौन कौन शामिल था, तो ये फोकस ग्रुप डिस्कशन में, जो ये फोकस ग्रुप डिस्कशन था, अब इस फोकस ग्रुप डिस्कशन पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। हाँ विशाल का, इस फोकस ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या बात करा गया था, तो फोकस ग्रुप डिस्कशन में यह कहा गया था कि क्या क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे कुछ मुद्दे दे दिए गए थे, उन मुद्दों पर एक कमेटी बना दी गई थी कि यहाँ पे जो है कुछ ग्रुप रहेंगे। कैसे ग्रुप रहेंगे, तो ग्रुप जैसे मान लीजिए एक ग्रुप ये होगा, 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 ये ग्रुप ये होगा। अब यहाँ पे मुद्दा दे दिया गया, जैसे मुद्दा दे दिया गया, मैं जैसे एक ऐसी मैं बात करता हूं, जैसे मान लीजिए शिक्षा में एससी एसटी की बात, चाहे शिक्षा में लर्निंग विदाउट बर्डन की बात, लर्निंग
विदाउट बर्डन की बात, लर्निंग विदाउट बर्डन की बात, चाहे शिक्षा में पाठ्यक्रम की बात, चाहे शिक्षा में गणित की बात, चाहे शिक्षा में वह ईवीएस की बात, ईवीएस या सोशल साइंस की बात, चाहे शिक्षा में मोरल वैल्यू की बात, अब इसमें होगा क्या कि यह फोकस ग्रुप डिस्कशन ऐसे ही 21 बिंदुओं पर यह चर्चा करेगा और यह इनका फोकस जितने भी लोग होंगे इस कमेटी में अलग अलग लोगों को अलग अलग जगहों पे, यह जो 21 ग्रुप डिस्कशन दिया गया था वो अलग अलग जगहों पे भेजा गया था कि जैसे ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, देश के सभी कोनों में ऐसे ग्रुप बना दिए गए थे। उन ग्रुप में वह लोग बस उसी पर चर्चा करेंगे। यह जो ग्रुप होगा, यह ग्रुप का जो टारगेट होगा, इस ग्रुप का टारगेट बस मात्र यही होगा, SC/ST। तो SC/ST की कैसी शिक्षा होनी चाहिए, उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उनको कैसे पढ़ाना चाहिए, उनकी क्या समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान ये लोग करेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद क्या निकालेंगे, एक निष्कर्ष निकालेंगे। इसी निष्कर्ष के आधार पे क्या करेंगे, एक निचोड़, एक जो है वह सुझाव, एक निष्कर्ष निकालेंगे और एक सुझाव किसको प्रस्तुत करेंगे एस्पाल जी को, तो प्रोफेसर एस्पाल जी को यह प्रस्तुत करेंगे। तो ऐसे इस फोकस ग्रुप डिस्कशन में शामिल कौन कौन था ये चर्चा कर लेते हैं। इस फोकस ग्रुप में शामिल कौन कौन से था, तो यहाँ पे शामिल होने में एनसीईआरटी के सदस्य कौन थे, तो एनसीईआरटी के सदस्य, शिक्षक, विषय विशेषज्ञ थे। वहीं पे जो शिक्षाविद थे, कुछ शिक्षाविदों को लिया गया था, कुछ संस्थानों के प्रतिनिधियों को लिया गया था, संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ साथ में उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि, उच्च शिक्षण संस्थान, ये एनजीओ, कुछ पेरेंट्स, इन सभी लोगों को मिलाकर के एक कमेटी बनाई गई, एक व्यवस्था बनाई गई। इस व्यवस्था में से यहाँ पे शामिल किया गया कि बोला गया कि आप लोग ये ग्रुप ले लीजिए और इस ग्रुप पे चर्चा करके बताइए। इस ग्रुप पे चर्चा करने के बाद जब खूब चर्चा हुई, थरावली चर्चा हुई, इतना बाल का खाल निकाल लिया गया, बाल के खाल निकालने के बाद टारगेट क्या था, टारगेट था एनसीएफ को बदलना या एनसीएफ की रूपरेखा तैयार करना। तो एनसीएफ की रूपरेखा तैयार करने के लिए इन सभी लोगों का यह मुद्दा था, इन मुद्दे पर इन लोगों ने चर्चा करी। अब आइए समझते हैं इन मुद्दों पर चर्चा तो कैसे करी। तो ये जो चर्चा थी फोकस ग्रुप डिस्कशन, यह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दोनों पर खूब चर्चा करी गई। एनसीईआरटी ने इसी को जो यह फोकस ग्रुप डिस्कशन है, इस फोकस ग्रुप डिस्कशन को राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे सभी को भेजा, इसे राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पर भेजा और भेज करके फोकस ग्रुप डिस्कशन करवाया। फोकस ग्रुप डिस्कशन के लिए राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दों की चर्चा की गई। अब इन मुद्दों में जो मुद्दे थे, उस मुद्दों का जो टारगेट था, इसका जो मुख्य मूल्य था, यह मुख्य क्या मूल्य था, इसका मूल्य था लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन इसका मूल मंत्र था। इसी लर्निंग विदाउट बर्डन को आधार मान करके चर्चा करी गई। अब जो इसमें चर्चा करी गई थी, इसमें जो मुख्य मुद्दे थे, वह मुख्य मुद्दे क्या थे, आइए उन मुख्य मुद्दों की चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पहले यह मुद्दे हैं, इनमें इन मुद्दों पर ही चर्चा हुई थी। तो मुद्दे क्या क्या है, उन मुद्दों को यहाँ पे हम लिख लेते हैं जिन मुद्दों पर चर्चा हुई थी। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे कुछ ग्रुप जो है वो ऐसे 21 ग्रुप बनाए गए थे। 21 ग्रुपों को 21 फोकस ग्रुप पर वह चर्चा करी गई थी और 21 मुद्दों पर चर्चा करी गई थी। 21 बिंदुओं पर फोकस ग्रुप डिस्कशन किया गया था। अब वो मुद्दे कौन कौन से थे, मुद्दे आइए लिख लेते हैं। तो पहला मुद्दा था शिक्षा का लक्ष्य, पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था पाठ्यचर्या में बदलाव। जो उसके अगले वाला मुद्दा था, उसे कहा गया भारतीय भाषाओं में शिक्षण। भारतीय
भाषाओं में शिक्षण। चलिए अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए भारतीय भाषाओं में शिक्षण, अंग्रेजी शिक्षण, अंग्रेजी शिक्षण, उसके बाद हिंदी शिक्षण, अंग्रेजी के बाद गणित शिक्षण, भारतीय भाषा ऊपर हो गई, गणित शिक्षण, गणित शिक्षण के बाद में था विज्ञान शिक्षण, विज्ञान शिक्षण पर चर्चा करी गई थी। विज्ञान शिक्षण के बाद सामाजिक विज्ञान शिक्षण, सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इस पर भी चर्चा करी गई थी फोकस ग्रुप डिस्कशन पे। उसके बाद चर्चा करी गई थी आवास एवं योजना पर, आवास और सीखना पर, आवास और सीखना, आवास और सीखना, इस पर भी चर्चा करी गई थी। और चर्चा करी गई थी किस पर, कला संगीत, कला संगीत, नृत्य, नृत्य और क्या, रंगमंच, रंगमंच पर चर्चा करी गई थी। उसके बाद हस्तशिल्प की धरोहर, हस्तशिल्प की धरोहर पर भी चर्चा करा गया था। और चर्चा कराया था कार्य एवं शिक्षा पर, कार्य एवं शिक्षा पर चर्चा करा गया था। उसके अलावा चर्चा करा गया था एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी, एससी एसटी पर चर्चा करा गया था, उनकी समस्या, एससी एसटी की समस्याएं, एससी एसटी की समस्याओं पर चर्चा करा गया था। उसके बाद चर्चा करा गया था प्रारंभिक बाल्यावस्था का विकास, प्रारंभिक बाल्यावस्था का विकास, प्रारंभिक बाल्यावस्था का विकास पर चर्चा करा गया था। और किस पर चर्चा करा गया था, आइए और कुछ है, और कुछ भी चर्चा है। वो और कौन कौन से चर्चा थे, यहाँ पे था शिक्षा में जेंडर के मुद्दे, शिक्षा में जेंडर के मुद्दे, इस पर चर्चा करा गया था। चर्चा करा गया था शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर, उसका कितना महत्व है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर। और चर्चा करा गया था स्वस्थ और शारीरिक शिक्षा, स्वस्थ और शारीरिक शिक्षा, इस पर भी चर्चा करा गया था। और किस पर चर्चा करा गया था, तो चर्चा करा गया था आगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। देखिए अभी इसमें पॉइंट था विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, इस पर भी चर्चा करा गया था। चर्चा करा गया था शांति के लिए शिक्षा, पीस, शांति के लिए शिक्षा, यह कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर भी चर्चा करा गया, इसको कैसे शामिल करेंगे। उसके बाद चर्चा किया गया था पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें, करिकुलम, करिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक कैसा होना चाहिए, इसका स्वरूप क्या हो, इस पर भी चर्चा करा गया था। चर्चा किया था इसका नवीनीकरण कैसे किया जाएगा, इसका रिन्यूअल, इन सभी का उपरोक्त का नवीनीकरण, यानी जैसे पाठ्य पुस्तकें बदलती है ना हर 5 साल में, हर 5 ईयर में बदलती हैं, तो बदलेंगे कैसे, उस पर भी चर्चा किया गया था। और अंत में चर्चा करा गया था परीक्षा में सुधार, परीक्षा में सुधार कैसे किया जाए, क्या दिया जाए कि बच्चों के अंदर में सुधार हो। इन 21 मुद्दों पर, या जो 21 मुद्दे थे, इन 21 मुद्दों पर चर्चा हुई थी। जोड़ लीजिए 21 मुद्दे हो गए कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, ये टोटल 21 मुद्दे हैं। इन 21 मुद्दों पर फोकस ग्रुप डिस्कशन हुआ था। क्या हुआ था, फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या, मैंने बताया कि एक ऐसा 6-7 लोगों का ग्रुप बनाया गया। उस 6-7 ग्रुप में कौन कौन होगा, तो एनसीईआरटी के सदस्य होंगे, उच्च शिक्षा के सदस्य होंगे, जो कॉलेजों के सदस्य होंगे, विद्यालय के सदस्य होंगे, विषय विशेषज्ञ होंगे, पेरेंट्स होंगे और कुछ लोग और आमंत्रित लोग होंगे। तो ऐसे लोग रह करके उसमें चर्चा करेंगे, उन्हीं को शामिल किया जाएगा जिनका उसमें रिसर्च हो, जिनमें वो बहुत सालों से काम कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को बुला करके उस पर थरोली चर्चा करी गई। चर्चा करने के बाद उसका एक कंक्लूजन निकाल करके कमेटी को दिया गया। अब कमेटी ने उसी कंक्लूजन के आधार पे एक दस्तावेज क्रिएट किया और उस दस्तावेज में 5 अध्याय बनाए। कितने बनाए, उस इसी मुद्दों पर चर्चा करते हुए 5 अध्याय बनाए। उन 5 अध्यायों की चर्चा हम आगे करेंगे। चलिए यहां तक अगर हो गया तो हम और चर्चा करते हैं। यह जो कमेटी थी, इस कमेटी में और कौन कौन से लोग थे, क्या क्या उनका काम था। इस कमेटी में जो कमेटी का नाम था, यह जो कमेटी थी, इस कमेटी का नाम क्या था, तो कमेटी का नाम था नेशनल स्टीयरिंग कमेटी।
चलिए मैं अब यहाँ लिखता हूं, या थोड़ी सी कमेटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यह कमेटी क्या था, क्योंकि इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। कमेटी का नाम था नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। चलिए, तो यह जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा इसमें, अब मैं इसी आगे लेता हूं। तो इस कमेटी में, कमेटी का नाम था एस्पाल कमेटी। एस्पाल कमेटी का नाम, एस्पाल कमेटी का नाम नेशनल स्टीयरिंग कमेटी था। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी था जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर एस्पाल जी थे। प्रोफेसर एस्पाल जी थे, यह उसके कमेटी के अध्यक्ष थे। अब यह कमेटी जो है बना करके इसको 7 सितंबर 2005 को इसे 7 सितंबर 2005 को CABE को प्रस्तुत किया गया। CABE को प्रस्तुत किया गया और इसे चर्चा के बाद पारित किया गया। प्रस्तुत किया गया और चर्चा के बाद पारित किया गया। अब जो यह कमेटी थी, इस कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? तो इस कमेटी में कुल सदस्य थे 35। इस कमेटी में कुल 35 सदस्य थे। जो यह कमेटी थी, यह एस्पाल कमेटी, इस कमेटी में यह भी प्रश्न आता है, इस कमेटी में कुल 35 सदस्य थे। 35 सदस्य थे, जिसमें 10 सदस्य तो NCERT के थे। इसमें से जो 10 सदस्य थे, वह 10 सदस्य किसके थे? तो वह 10 सदस्य NCERT के थे। तो यह जो है अलग अलग चर्चा हुई। अब जो इसमें जो चर्चा हुई, यह जो पूरी चर्चा हुई, जो FGD बना, यह FGD बना किसके लिए? तो यह FGD किसके लिए बना? तो यह पूरा कमेटी जो है NCF की जो चर्चा हुई, NCF 2005 बना किसके लिए? तो यह बना किसके लिए? अलग अलग शिक्षाओं के लिए। किसके लिए? जिसकी मैंने चर्चा कल करी हुई थी। तो NCF जो बना वह अलग अलग शिक्षाओं के लिए बना। चलिए आइए बता देते हैं कौन कौन सी शिक्षा थी। तो यहाँ पे पूर्व विद्यालय शिक्षा, तो यह इस NCF में जो प्रारूप था, यह प्रारूप जो अभी ढांचा है, जो परिकल्प है, जो विकल्प है, या जो रूपरेखा है, यह रूपरेखा में चर्चा किसकी करेगी? तो चर्चा इसमें पूर्व प्राथमिक बच्चों की। पूर्व प्राथमिक यानी यह किसके लिए लागू होगा? तो यह इसमें पूर्व प्राथमिक की भी बात है, इसमें प्राथमिक की भी बात है, जिसके बारे में मैंने कल चर्चा करी थी। तो प्राथमिक की बात है, इसमें उच्च प्राथमिक, इसकी बात मैंने कर दिया हुआ है। उच्च प्राथमिक यह कौन होता है, किस लिए होता है? उच्च प्राथमिक के लिए भी है। उच्च प्राथमिक के साथ साथ में माध्यमिक के लिए है, माध्यमिक के लिए, और किसके लिए है? तो उच्चतर माध्यमिक के लिए। उच्चतर माध्यमिक के लिए, तो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सभी के लिए इसमें क्या करा गया? इस कमेटी में चर्चा है। यानी यह पूरा विद्यालय, यह पूरा क्या है? इसे कहते हैं विद्यालय शिक्षा। तो विद्यालय शिक्षा का विकल्प यह इसी बनाया गया। मैं कल आपको चर्चा कर रहा था, NCF को 2 जगहों पे जाना जाता है। NCF को 2 जगहों में जाना जाता है। NCF तो एक NCF क्या है? एक NCF ये है जो कि विद्यालय शिक्षा के लिए 2005 में विद्यालय शिक्षा को ध्यान में करता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट को इन्हीं के आधार पर राइट टू एजुकेशन एक्ट को जो है वो फॉलो किया गया है। अब ऐसे ही जो हमारा NEP 2020 आ रहा है, उस NEP 2020 का प्रारूप को NCF में लाया जाएगा और NCF के प्रारूप को ही NEP 2020 में भी रखा जाएगा। तो यह एक दूसरे के साथ में क्या है? एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके काम करेंगे। तो एक तो है NCF और दूसरा है NCF को कहेंगे क्या? शिक्षा से, यह शिक्षा से है। और दूसरा एक मैंने कल कहा हुआ था NCFT। यह किससे है? तो यह अध्यापक शिक्षा का प्रारूप है। अध्यापक शिक्षा का प्रारूप है। यहाँ पे अध्यापक शिक्षा के बारे में बात करें, टीचर एजुकेशन के, तो NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, यह NCFT है। यह 2009 में
इसे 2009 में लागू किया, इसे 2009 में बनाया गया था। अब नया वाला एनसीएफटी बन रहा है, नया वाला एनसीएफटी बन रहा है, उस पर भी काम हो रहा है, उसका एक प्रारूप बन गया है, वो भी आ जाएगा। तो यानी एनसीएफ 2005 भी जो बदल के अब आपके सामने आने वाला है और एनसीएफटी भी आपके सामने आने वाला है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आप सभी लोग शिक्षा से संबंधित है, आप सभी लोग अध्यापक शिक्षा से संबंधित है, तो आपको यह पता होना चाहिए एनसीएफ क्या होता है और एनसीएफटी क्या होता है, इन दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं तो एनसीएफ का जो एनसीएफ 2005 है, इसका मूल आधार क्या है? एनसीएफ 2005 का मूल आधार क्या है, किन मूल आधारों पर यह चर्चा करें? तो पहला मूल आधार क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन। पहला मूल आधार तो है इसका लर्निंग विदाउट बर्डन, बट इसमें और भी कुछ चर्चाएं करी गई हैं जिनको क्या ये समझते हैं, यह समझिएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिस पर भी प्रश्न बनते हैं और आएंगे, इसलिए इसके नोट्स बना करके रखे रहिए और आपको इसका काम है। और मैं आपको कैसे जोड़ करके बता रहा हूं, आप उन बातों को भी जब आगे कभी सोचिएगा उन बातों को याद करके रखिएगा। चलिए, एनसीएफ 2005 को जो भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान में कुछ बातें करी गई है, उन्हीं के मूल्यों पर आधारित है। एनसीएफ 2005 भारतीय संविधान, एनसीएफ 2005 भारतीय संविधान के मूल आधार पर बनाया गया है, एनसीएफ 2005 को भारतीय संविधान के मूल आधार के ऊपर बनाया गया। तो मूल आधार क्या थे? तो मूल आधार था पहला धर्मनिरपेक्षता। पहला क्या था? धर्मनिरपेक्षता, सेकुलर। तो यह है धर्मनिरपेक्षता। दूसरा है समतावादी, यानी सभी के लिए समता होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, समतावादी। और क्या है? बहुलतावादी। बहुलतावादी पर ध्यान करना है कि जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी को भी ध्यान करना है, माइनॉरिटी को भी ध्यान रखना है। जो बहुलतावादी समाज है उसको ध्यान करना है। सामाजिक न्याय एवं समानता, सामाजिक न्याय एवं समानता, ये जो है यह कुछ मूल्य है। समानता जैसे मूल्य पर क्या है, यह निर्भर है। तो यह एनसीएफ का जो बनाया गया है, वह एनसीएफ किसके आधार बनाया गया? भारतीय संविधान के इन मूल्यों के आधार पे बनाया गया है। तो एक प्रश्न कभी ऐसे बने तो यह कौन से आधार पर बना हुआ है? यह धर्मनिरपेक्षता, समतावादी, बहुलतावादी, सामाजिक न्याय और समता, इसके आधार पे यह बनाया गया है। अब इसमें कुछ और भी बातें करी गई हैं, तो इसमें इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो यह बना हुआ है, या इनको ध्यान में रखते हुए कुछ बातें और करी गई हैं। इनको ध्यान में रखते हुए कुछ और बातें करी गई हैं। वह और बातें क्या है? चलिए, तो जब हम इनको ध्यान रखते हैं, तो इनको ध्यान में रख करके हमने हमारा जो एनसीएफ बनाया उसमें बात क्या करी? तो ये जब एनसीएफ बनाया, तो एनसीएफ बनाने के आधार पे कुछ बातें हमने एनसीएफ में रखी, यानी इनको ध्यान रखते हुए एनसीएफ में कुछ बातें रखी। वो बातें क्या है वो भी ध्यान करिए। तो पहली बात थी, जो बात रखी गई, वो बात करी गई कर्म की स्वतंत्रता, विचार और कर्म की स्वतंत्रता। सभी बच्चों को विचार और कर्म की स्वतंत्रता। अब इसी पे जो है बात आती है, किसका तात्पर्य क्या है? विचार और कर्म की स्वतंत्रता। जैसे अब आप लोग जानते हैं कि शिक्षक क्या बनेगा? शिक्षक बस मात्र क्या रहेगा? फैसिलिटेटर बनेगा। क्या रहेगा? वो फैसिलिटेटर रहेगा। शिक्षक बस मात्र फैसिलिटेटर रहेगा, वह बच्चों को पढ़ाएगा नहीं, बस मात्र फैसिलिटी रहेगा। अब यह जो था, इसमें यहाँ पे जो सब्जेक्ट सेंटर था या टीचर सेंटर से यह हट करके क्या बन गया है? चाइल्ड सेंटर बन गया है। चाइल्ड सेंटर यानी इसको काट करके अब इसको तवज्जो दिया जाए। इसका मतलब यही है कि हर एक बच्चे को उसकी स्वतंत्रता है, वह चाहे तो पढ़े, वह चाहे तो ना पढ़े, उसकी इच्छा है पढ़ना, उसकी इच्छा है नहीं पढ़ना, तो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। तो बच्चे के ऊपर रह करके पढ़ाना है, यानी उसकी विचार और उसकी स्वतंत्रता, उसके कर्मों की स्वतंत्रता का पूरा ख्याल रखा गया है। किसमें? एनसीएफ में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और क्या? और इसमें और भी मूल्य इसमें निर्धारित करे गए, कुछ मूल्य जैसे भलाई, दूसरों की भलाई और दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता, दूसरों की भलाई एवं भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता, दूसरों की भावना एवं
उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता। तो जैसे यहाँ पे समतावादी रखा गया था, तो समतावादी में भी यह बात आई है। वहीं कहा गया है कि जो पाठ्यक्रम होगा उसमें लचीलापन और रचनात्मक होगा। पाठ्यक्रम इन्हीं के आधार पे, यानी सामाजिक न्याय और समता। तो समता में सामाजिक न्याय क्या है? कोई बच्चा स्लो लर्नर है, कोई बच्चा एवरेज लर्नर है, कोई बच्चा बहुत ही गिफ्टेड है, तो ऐसे में एक जैसा ही खाली एक ही बना दे तो वैसा ही पाठ्यक्रम नहीं चलेगा। बच्चों के लिए लचीलापन होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम में लचीलेपन और रचनात्मक तरीका बनाना। तो लचीलापन, चलिए अलग पेज से लिखता हूं, लचीलापन एवं रचनात्मक बनाना, यह भी उसी में बात करी गई। कहा गया कि पाठ्यक्रम को रचनात्मक और लचीलापन बनाना और रचनात्मक सोच बच्चों के सामने विकसित करना, वो भी करा गया। कहा गया कि इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए। यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करी गई। लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी बच्चे की इच्छा है कि वह करे तो वह करेगा, इच्छा नहीं है तो वह नहीं करेगा। यहाँ पे ऐसा बनाना, पाठ्यक्रम इस तरह से बनाना कि बच्चों के अंदर में, बच्चे स्वतः उनके अंदर में आर्थिक और सामाजिक भावना का विकास हो। बच्चों के अंदर में यह पाठ्यक्रम ऐसा हो कि बच्चों में आर्थिक सामाजिक रूप से देश को समृद्ध बना सके, ऐसा जो है पाठ्यक्रम में रखा गया कि बच्चे आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से देश को समृद्ध बना सके, देश में यह योगदान दे सके, ऐसा जो है होना चाहिए। तो ये धर्मनिरपेक्षता, समतावादी, बहुलतावादी, सामाजिक न्याय, समता के जैसे मूल्य को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें जो बनाया गया उसमें यह बातें भी शामिल करी गई कि बच्चों के अंदर में रचनात्मकता कैसे विकास किया जाए, बच्चों के अंदर में डेमोक्रेटिक वैल्यू कैसे विकास किया जाए, बच्चों के अंदर में सामाजिक और आर्थिक रूप कैसे विकास किया जाए। तो इन सब बातों का भी इसमें समाहित किया गया। आगे थोड़ी और चर्चा करते हैं, इसमें और क्या बात करी गई थी। तो इसमें जो है आगे जाकर के यह कहा गया कि इसकी जो रूपरेखा है, जैसा मैंने कल बताया हुआ था, इतनी तो बात हो गई। इसके अलावा जैसे मैंने कहा था, इसको लिया कहां से गया था, यह संकल्पना कि बच्चों के अंदर में यह सब विकास कैसे करेंगे, इतना सारा बर्डन हो गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक सभ्यता और प्रगति, रविंद्रनाथ की पुस्तक जो है वह सभ्यता और प्रगति से इसका जो उदय हुआ था, इसमें जो विचारों का उदय हुआ था, एनसीएफ में विचारों का उदय रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक से हुआ था। रविंद्रनाथ की पुस्तक से हुआ था। तो उनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो उनकी पुस्तक का नाम था सभ्यता। यह निबंध था सभ्यता एवं प्रगति। यह था क्या? यह था एक निबंध था। क्या था? इसे कहा गया था, यह एक उनका निबंध था। इसी निबंध में बहुत सारी बातें थी। इसी निबंध के आधार पे इसमें दो बातें जो है, इनके दो बातों को इसमें से लिया गया। यह जो निबंध है यह दो बातों पर खास फोकस करता था और उन्हीं दो बातों को लेकर के हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को शामिल किया गया। यह दो बातें भी पूछा जाता है कभी-कभी, जब पूछा जाता है एग्जाम में, ये दो बातें भी अक्सर पूछा जाता है कि ये दो बातें क्या थी और उन दो बातों का एनसीएफ में किस तरह से लिया गया है। तो पहली बात थी कि बच्चों के अंदर में एक रचनात्मक भावना होती है। यहाँ पे इस सभ्यता और प्रगति में निबंध में उन्होंने बहुत फोकस किया था कि बच्चों के अंदर में रचनात्मक भावना होती है। पहला जो उन्होंने फोकस किया था वह कहा था कि बच्चों के अंदर में रचनात्मक भावना होती है। रचनात्मक भावना इस पुस्तक में जो ये निबंध एवं प्रगति थी, यह सभ्यता और प्रगति थी। सभ्यता और प्रगति में एक नाम था, एक बात करी गई थी, वह कहा गया था बच्चों के अंदर में रचनात्मक भावना होती है। रचनात्मक भावना का मतलब कि बच्चे कंस्ट्रक्टिविस्ट, जो आज हम देखते हैं जिसको हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहते हैं, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का भाव इसमें जो है वह देखा गया था। तो यह जो जिसको कि आगे समाज ने क्या कर दिया था, बिल्कुल दबा दिया था, वह रचनात्मकता बिल्कुल बच्चों की खो गई थी। तो ये खोने के विचार को इस निबंध में अपने
दर्शाया हुआ था कि आजकल का जो समाज है, आजकल का समाज में शिक्षा इतना काफी शिक्षा का प्रेशर इतना बढ़ रहा है कि बच्चों के अंदर में से रचनात्मकता तो बिल्कुल दब गई है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो रचनात्मक रूप लेकर के पैदा होते हैं, एक साइंटिफिक नेचर लेकर के पैदा होते हैं। वह साइंटिफिक नेचर बच्चों का, अगर हम उसमें उनको, उनकी कोपलों को हम आगे सींच नहीं रहे हैं बल्कि उनको दबा रहे हैं, उनको काट रहे हैं, तो यह रचनात्मक भावना पर उन्होंने कटाक्ष किया हुआ था। और साथ साथ में उन्होंने कहा हुआ था बच्चों के अंदर में एक उदार खुशी होती है, एक उदार खुशी होती है, उनके अंदर में एक हैप्पीनेस होती है। तो हैप्पीनेस भी बच्चों के अंदर में दबती चली जा रही है, बच्चों के अंदर में हैप्पीनेस भी दबती चली जा रही है। तो ये इन दो चीजों को, अगर हम इन दो चीजों को, रचनात्मक भावना और उदार खुशी, यह दो बातों को अगर हम ले लें, इन दोनों बातों को अगर हम की समझ लें, क्या की कुंजी, तो यह अगर हम किसी बच्चे के अंदर में रचनात्मक भावना ले लें और बच्चे खुशी खुशी से पढ़ें तो क्या होगा, शिक्षा का प्रसार बहुत तेजी से होगा। तो इन दोनों को उन्होंने क्या बनाया, इन दोनों को कहा कुंजी। यह क्या है, यह कुंजी है। किसकी कुंजी है, तो यह कुंजी किसकी है, पढ़ने की। इसे कहा उन्होंने कुंजी। कुंजी मतलब की, यह की है, इसी को उन्होंने कहा। अब इसके बारे में उन्होंने कहा कि यह जो रचनात्मक भावना और उदार खुशी है, यह समाज, जो हमारा समाज है, वह समाज इन दोनों बातों को, बच्चों के अंदर में इन दोनों बातों को कुचल रहा है, दबा रहा है, इस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है। तो इन बातों पर फोकस किया जाए, तो इसीलिए इनकी पुस्तक को यह दिया गया। और इनकी पुस्तक में से ये दो मुद्दे लिए गए कि रचनात्मक भावना का विकास हो बच्चों के अंदर में, और बच्चे सहर्ष खुशी खुशी से, बिना बर्डन के, बिना किसी प्रेशर के बच्चे विद्यालय में आए, पढ़ें और अपने अंदर की क्रिएटिविटी को निखारें। तो यह दो पॉइंट जो है लिए गए, यह दो की पॉइंट है। इस पर प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों को भी ध्यान करिएगा कि इनके जो विचार है, उन विचार में से दो मुद्दे क्या थे, एक रचनात्मक भावना थी और दूसरा था उदार खुशी। चलिए आगे थोड़ी और चर्चा करते हैं, आगे बात करते हैं इसका लक्ष्य क्या है, जो एनसीएफ है, इसका एनसीएफ का लक्ष्य क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। इतनी हमने बात कर ली, अब आगे थोड़ी और चर्चा करेंगे। हमारे पास समय कितना है, हाँ चलिए, हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, 10 मिनट ही और पढ़ाएंगे, आज कम ही पढ़ाएंगे। आप लोग नोट करते चल रहे होंगे ऐसा मैं मान रहा हूं। मैं आप लोगों से बिना पूछे मैंने मिटा दिया है, तो गलत किया है या सही किया है अब आप लोग बता देंगे, तो मैं पूछ कर मिटाऊंगा। चलिए हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। यहां बात करते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के लक्ष्य क्या है, इसके लक्ष्य आइए समझते हैं, इसके लक्ष्य क्या है। लक्ष्य समझते हैं, तो लक्ष्य को आइए थोड़े अलग अलग तरीके से बना लेते हैं। हाँ, लक्ष्य क्या है, तो पहला लक्ष्य, फिर उसके बाद देंगे दूसरा लक्ष्य। मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगा, तो आप भी क्या करेंगे, थोड़ा इसको इनोवेटिव तरीके से समझेंगे। ये हो गया तीसरा लक्ष्य, क्या हो गया चौथा लक्ष्य। चलिए यहां बना लेता हूं, ये हो गया चौथा लक्ष्य। चलिए यहां ले लेता हूं, क्या हो गया पांचवा लक्ष्य, और यहां ले लेता हूं, क्या हो गया छठवां लक्ष्य। ऐसे कुछ हम 6 लक्ष्य ले लेते हैं। चलिए कुछ 6 लक्ष्य ले लेते हैं। चलिए पहला लक्ष्य की चर्चा करते हैं। पहला लक्ष्य क्या है, तो पहला लक्ष्य है कि जो अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करना। पहला लक्ष्य अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करना, पहला लक्ष्य। जो हर एक अभिभावक सोचता है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, हमारा बच्चा एकदम सक्सेस हो। अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करना, यह था पहला लक्ष्य। अभिभावकों के आकांक्षाओं की पूर्ति करना पहला लक्ष्य था। दूसरा था शिक्षण संसाधनों में समन्वय स्थापित करना। शिक्षण संसाधनों में समन्वय स्थापित करना कि हमारे पास जो मटेरियल या तो वह रह जाते हैं, जो मटेरियल जो कंटेंट या तो वह रह जाते हैं या फिर बहुत पढ़ा देते हैं, उल जलूल की बातें पढ़ा देते हैं, तो इसके अंदर में सामंजस्य स्थापित करना। तो यह था दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा था क्या था, तो तीसरे मुद्दे में कहा गया शिक्षण विधियों का सही तरह से प्रयोग करना। स्तरानुकूल, यहां भी बात करा गया था स्तरानुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। शिक्षण विधियों का प्रयोग करना,
यह थे क्या पाठ्यचर्या के लक्ष्य थे। लक्ष्य थे वही कहा गया आत्मविश्वास का विकास करना अध्यापकों में। किसके में? अध्यापकों में। अध्यापकों में, यहाँ पे अध्यापकों एवं बच्चे दोनों में ले लीजिए। अध्यापकों एवं बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करना, यह था चौथा मुद्दा। चौथा था, चौथा लक्ष्य। अगला लक्ष्य क्या था कि शारीरिक और मानसिक विकास करना। शारीरिक एवं मानसिक विकास करना, शारीरिक एवं मानसिक विकास करना। अगला लक्ष्य क्या था? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास करना, यह था अगला लक्ष्य। उसके साथ साथ में कुछ और लक्ष्य जो कि यहाँ पे इसमें शामिल किए गए थे। कुछ और भी लक्ष्य थे जिसको भी शामिल किए गए थे, जैसे भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना, विकास करना और उसको आगे बढ़ाना, बच्चों को पढ़ने के लिए उनके अंदर में रुचि जागृत करना। चलिए एक तो और है, ये बहुत बढ़िया है, रुचि जागृत करना, बच्चों में पढ़ने में रुचि जागृत करना। बच्चों में पढ़ने में रुचि जागृत करना, एक मुद्दा यह भी था, इसको भी नोट कर लीजिए। चल, ये थे क्या? लक्ष्य थे। तो लक्ष्य हमने समझ लिया। आइए थोड़ी और चर्चा करेंगे। तो लक्ष्य के बाद आइए समझते हैं, हमने जो कल हमने फ्रेमवर्क पढ़ा था उस फ्रेमवर्क को समझते हैं। अब फ्रेमवर्क आते हैं। यहाँ से फ्रेमवर्क के बारे में मैंने कल जरा बात कर लिया था। फ्रेमवर्क क्या है? या एनसीएफ है। एनसीएफ 2005 एनसीएफ में मैंने बताया हुआ था। इसके कितने अध्याय हैं? इसके कितने अध्याय हैं? तो 5 हैं। 5 अध्याय में से 5 अध्याय है, 2 परिशिष्ट है। तो 5 में से यहाँ पे है पहला अध्याय 1, इसमें से 1.1 से लेकर के 1.7 तक की बात करी गई है। यहाँ पे अध्याय 2, तो 2 में 2.1 से लेकर के 2.9 तक की बात करी गई थी। यहाँ पे अध्याय 3, तो 3.1 से लेकर के इसमें कहा गया था 3.11 तक, 3.11 तक। यहीं पे बात करी गई थी अध्याय 4 में, तो 4 में 4.1 से लेकर के 4.8 तक की बात करी गई थी। वहीं अध्याय 5 में, तो अध्याय 5 में कहा गया था 5.1 से लेकर के 5.8 तक। इसकी इतनी चर्चा करी गई थी, इतनी जो है वह चर्चा करी गई थी 5 में। आइए अब एक एक को उठाएंगे और एक एक की चर्चा करेंगे। अध्याय के 1.1 में क्या कहा गया और इसके नाम क्या है, या 1.1 और से लेकर के 1.7 तक के नाम क्या है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, अगर आपने इतना कर लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। हमें अब पढ़ना है 1.1 से लेकर के 1.7 तक, 2.1 से लेकर के 2.1 तक, 3.1 से लेकर के 3.11 तक, 4.1 से लेकर के 4.8 तक और 5.1 से लेकर के 5.8 तक। चलिए थोड़े थोड़े से समझ करके कर लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, डीप में नहीं पढ़ेंगे, जो है सामान्य रूप में इसकी चर्चा कर लेंगे। ये सब बातें जो मैं आपके समक्ष चर्चा कर रहा हूं, अगर आप लोग कहेंगे कि सर इतना डीप में मत चाहिए, खाली एकदम सरफेस बता दीजिए, तो यह सरफेस में कल ही खत्म हो गया था। सरफेस में कल ही खत्म हो गया था। आज डीप इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपको इस पर प्रश्न आए। अगर आप चाहते हैं कि सर सरफेस में बताइए, तो हम तैयार हैं आपको सरफेस में बताने के लिए। चलिए, इससे हमारा भी समझ आता है इतना ज्यादा मेहनत करने के लिए। चलिए यहां पे बात करते हैं कि अध्याय 1, इसकी चर्चा करेंगे। अध्याय 1, एनसीएफ का अध्याय 1, एनसीएफ के अध्याय 1 में, चलिए इसके क्या है, इसके 5 भाग है। अध्याय 1 के 5 भाग है। चलिए मैं छोटे में लेता हूं। अध्याय 1 का 1 भाग, अध्याय 2 का दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग और 5वां भाग। इसके कुल 5 भाग है। चलिए पांचों भागों की चर्चा करते हैं। तो एक एक के नाम क्या है उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो पहले का नाम क्या है? पहले में दिया गया 1.1 में कहा गया परिचय। तो ये है परिचय, इसमें परिचय की बात करी गई है। दूसरे में बात करा गया पश्चावलोकन, यानी जो पीछे अब तक की बात हो चुकी है, पश्चावलोकन जिसे कहते हैं
जब हम जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री में हम कहते हैं प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो एनसीएफ के निर्माण होने से पहले की कितनी कितनी बातें करी गई, उसे कहा गया पश्चावलोकन, उसका अवलोकन। वही जो 1.3 है, इस 1.3 में कहा गया है क्या, 1.3 में कहा गया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इसमें रूपरेखा की चर्चा करी गई है। वहीं जो चौथा वाला है, चौथे वाले में क्या कहा गया है, तो चौथे वाले में कहा गया मार्गदर्शक निर्देशक सिद्धांत, कहा गया इसे मार्गदर्शक सिद्धांत, मार्गदर्शक सिद्धांत। वहीं जो पांचवा वाला है, इस पांचवें वाले को कहा गया है क्या, तो कहा गया गुणवत्ता के आयाम, गुणवत्ता के आयाम। वहीं जो छठवां वाला बात है, उस छठवें को कहा गया क्या, तो कहा गया शिक्षा का सामाजिक संदर्भ, शिक्षा का सामाजिक संदर्भ, शिक्षा का सामाजिक संदर्भ। और वहीं जो सातवां कहा गया है, सातवें को क्या कहा गया, कहा गया शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, अल्टीमेटली शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, शिक्षा का लक्ष्य। तो ये बातें करी गई है। आइए एक एक को चर्चा करते हैं। परिचय, परिचय में क्या कहा गया है, उसके बाद पश्चावलोकन में क्या कहा गया है, उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद गुणवत्ता के आयाम क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद शिक्षा का सामाजिक संदर्भ क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। और अध्याय 1 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए आइए बहुत बहुत ही ब्रीफ में चर्चा करेंगे। तो प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना में कहा गया है कि उन मूल्यों को जहां पे, यहाँ पे इसको बताना, यहाँ पे समझाना कि ये मूल्य क्यों है, जो हमने संविधान के मूल्य बताए थे। संविधान के मूल्य धर्मनिरपेक्षता, वही लोकतांत्रिकता, लोकतांत्रिकवाद, ये सब जो मूल्य है, इन मूल्यों को क्यों लाया गया, तो मूल्यों को लाने के लिए सांस्कृतिक विविधता में सहिष्णुता बढ़ाने के लिए। परिचय कहा गया कि सांस्कृतिक सहिष्णुता का परिचय को, सहिष्णुता को बनाने के लिए सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता वाले समाज में सहिष्णुता को पोषित करने के लिए, वो पोषित करना, यह क्या है, इसे बात करी गई थी समाज या परिचय में। परिचय में कहा गया था, परिचय में बहुत सारा है, लंबा है, लगभग 1 पेज का है। इसमें यही बात करी गई थी कि जो हमारा मूल्य है, उस मूल्यों को बच्चों के अंदर में प्रेषित कैसे करना। तो प्रेषित करने की बात जो है इस परिचय में करी गई थी। तो यह परिचय था अध्याय 1 में। अध्याय 1 का ये हो गया प्रस्तावना, ये सब प्रस्तावना, ये हो गया प्रस्तावना, परिचय। वही बात करी गई थी। जो इसका अगला बात था, अगले बात को कहा गया था पश्चावलोकन। तो पश्चावलोकन में क्या करा गया, तो पश्चावलोकन में कहा गया कि इसका पुराना जो अभ्यास है, पुराने बातें, ये था 1.1 और यह था 1.2। 1.2 में कहा गया कि अब तक के जितने लोगों ने शिक्षा पर काम किया है, वह शिक्षा के काम में किस रूप में हमारे एनसीएफ में काम आएंगे, या उन लोगों ने क्या क्या रिकमेंडेशन किया हुआ था जिसको कि हम एनसीएफ में लेके आ रहे हैं। जो जो लोगों ने रिकमेंडेशन किया हुआ था, वह रिकमेंडेशन यहाँ पे लेके आना। तो यहाँ पे महात्मा गांधी का नई तालीम, महात्मा गांधी की नई तालीम की बात करी गई थी। नई तालीम को जो है यहाँ पे जोड़ना, उनकी जो बुनियादी शिक्षा है, उस बुनियादी शिक्षा को जोड़ना, ये सब बातें जो उन्होंने वर्धा आयोग में उन्होंने ये बात करी हुई थी, तो यह सभी उसमें शामिल करना। वहीं माध्यमिक शिक्षा आयोग में 1952-53 माध्यमिक शिक्षा आयोग की कुछ बातों को भी इसमें शामिल करना। वहीं कोठारी आयोग की बातें भी शामिल करना। कोठारी आयोग 1964-66 इसको भी शामिल करना, यह भी इसमें शामिल किया गया था। वही बात किया गया था जो 1976 में जो संविधान संशोधन करके समवर्ती सूची शामिल किया गया था, कि समवर्ती सूची को भी शामिल किया गया। इसमें भी कुछ बातें थी, उसको भी शामिल किया गया। फिर 1968 की एनईपी को भी शामिल किया गया इसमें, और 1986 की एनईपी, इसको भी इसमें शामिल किया गया। ये सब शामिल करने के बाद फिर लास्ट में क्या आया, 1993 में एस्फाल
एसपाल कमेटी की संस्तुति को भी इसमें ध्यान रखा गया, तब जाकर के यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई। वहीं आगे बात करते हैं, जो अगला बात है वो अगला बात है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो इसमें क्या कहा गया, तो इसमें बात करी गई क्या, तो इसमें कहा गया कि जो ये बनेगा, यह बनेगा कैसा, तो इस प्रकार का हो कि जिसमें आधुनिक शिक्षा का विकास हो सके। ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कैसी बने, तो आधुनिक शिक्षा का विकास हो सके। इसमें आधुनिक शिक्षा का विकास करने की बात करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में। आधुनिक शिक्षा का विकास कैसे, तो भार वगर शिक्षा के स्लोगन को लेते हुए, भार वगर शिक्षा के स्लोगन को लेते हुए आधुनिक भारतीय शिक्षा का विकास करना। वही कुछ सिद्धांत बताए गए थे। सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इन सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। कोई सिद्धांत, यह सिद्धांत जो है बहुत ही जरूरी है, इन सिद्धांतों को पढ़ लेते हैं। तो सिद्धांत पूछे जाते हैं, इन सिद्धांतों पर प्रश्न आते हैं। इन सिद्धांतों को बड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा और इन सिद्धांतों को लिख भी लीजिएगा। जो मैं सिद्धांत बताने जा रहा हूं, ये सिद्धांत प्रश्न में आते हैं। तो मार्गदर्शक सिद्धांत किसमें कहे गए थे, अध्याय नंबर 1। तो इसमें कहा गया था स्कूल के शिक्षा को, ज्ञान को स्कूल से बाहर जोड़ना, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। यह पहला जो है यह सिद्धांत बताया गया था। दूसरे सिद्धांत में कहा गया रटंत प्रणाली को दूर करना, रटंत प्रणाली से मुक्त करना, रटंत प्रणाली से मुक्त करना, यह दूसरा मुद्दा था, दूसरा सिद्धांत था। तीसरा सिद्धांत क्या था, चहुमुखी विकास करना, चहुमुखी विकास करना कैसे, तो यह जो भी मटेरियल है उन मटेरियल को बढ़ा करके, बच्चों के अंदर में चहुमुखी विकास करना। परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल करना। अगली बात करी गई थी, परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल करना इसी बात करा गया था। वही बात करी गई थी ऐसा एक प्रजातांत्रिक माहौल बनाना जहां पे कि बच्चा अपनी बातों को कह सके। तो विद्यालय में एक प्रजातांत्रिक माहौल विकसित करना, विद्यालय या समाज में प्रजातांत्रिक माहौल विकसित करना। पैट्रियार्किक न होना, पैट्रियार्किक का मतलब होता है पिता वर्ग या पिता सत्ता, पितृ सत्ता ना होना कि पिता जो कहता वही होगा। जहां घर में जो पुरुष कहते हैं पुरुष ही करेंगे, वह नहीं होना। सभी का अधिकार है, सब लोग कह सकते हैं, सब लोग अपनी बातें रख सकते हैं। वही कहा गया, अगली बात में कहा गया गुणवत्ता के आयाम। तो गुणवत्ता के आयाम में बात करा गया था कि यहाँ पे जो केंद्र बिंदु में कौन होगा, वो बच्चे होंगे। तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए, पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए जो भी एजुकेशन है उसको गुणवत्तापूर्ण कहा जाए, यानी इसमें क्वालिटी एजुकेशन। किसकी बात करी गई थी, क्वालिटी एजुकेशन को पढ़ाया जाए एवं उसमें आने वाली चुनौतियों को दूर करना, यह भी जो है उसी में बात करा गया था। वहीं आगे बात करी जाती है क्या, शिक्षा का सामाजिक संदर्भ। तो शिक्षा को कैसे जोड़ना, तो शिक्षा को सामाजिक संदर्भ के साथ में जोड़ना, शिक्षा को समाज के साथ में जोड़ना। तो यहाँ पे जो असमानताओं को दूर करना, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास, यह सब जो है वह विकास करना। और समाज में जो हमारे यहाँ पदानुक्रम है, समाज के पदानुक्रम को बताते हुए समाज का संरक्षण करना एवं विकास करना। तो ये भी क्या है, ये उसका मुद्दा है, शिक्षा का सामाजिक संदर्भ, यानी बच्चों को शिक्षा के सामाजिक संदर्भ में भी जोड़ना। तो भी बात करा गया था। इसके अंदर में जो भी जो है बच्चों के अंदर में सहभागिता का विकास करना, जो लिंग भेद है उन लिंग भेद को दूर करना,
यहाँ पे जो डिस्पैरिटी है उसको दूर करना, एससी एसटी का जो भेदभाव, उन भेदभाव को दूर करना, यह सब जो है ये इसी में आता है। लड़के लड़कियों के बीच में भेदभाव है, टीचर्स मेल और फीमेल के बीच में भेदभाव है, इन सब भेदभावों को दूर करना, मानवीय जो सभ्यता है उस मानवीय सभ्यता का विकास करना, यह सब किसे बात करी गई थी? शिक्षा के संदर्भ में बात करी गई थी। वहीं शिक्षा के लक्ष्य की बात करी गई। शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का लक्ष्य कैसा होना चाहिए? बिल्कुल जो बच्चा होना, जो शिक्षा है उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, बच्चों के मूल्य को विकास करने के लिए, मूल्य को विकास करने के लिए वह प्राप्त करना। यहाँ पे शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षा जो है वह लोकतंत्र, समानता, न्याय, लोकतंत्र, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्ष, परोपकार, मानवीय गरिमा, इन सबको जैसे मूल्यों का संवर्धन करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। तो यह जो है इसका विकास है। तो इतने सारे विकास थे। यह अध्याय नंबर 1 में कहा गया था। अध्याय नंबर में 1.1 था, 1.2 था, 1.3 था, 1.4 था, 1.5 था, 1.6 था और 1.7 था। इतने जो है यह बात करी गई थी। पहले बात करा गया था परिचय, तो परिचय बात करा गया था, जो सांस्कृतिक परिचय है वो परिचय देना, सहिष्णुता का विकास करना। पश्चावलोकन कहा गया था। तो पश्चावलोकन में जितने अधिकार, जितने आयोग या जितने कमेटियां बनी थी, उन सभी कमेटियों को जो शिक्षा में ले आने की बात थी उन सभी को इसमें लाया गया था। वही बात करी थी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाया जाए, कैसे बनाया जाए? तो वह उसमें क्वालिटी एजुकेशन शामिल हो, उसको करा जाए। आधुनिक शिक्षा जैसा बनाया जाए, लर्निंग विदाउट बर्डन जैसा बनाया जाए, वह हो गया। मार्गदर्शन के सिद्धांत, जो कुछ सिद्धांत यहाँ पे बताए गए थे, जैसे ज्ञान को, स्कूल के ज्ञान को जो है बाहर के ज्ञान से जोड़ना, रटंत विद्या को दूर करना, वही जो है वह चौमुखी बच्चों का विकास करना, परीक्षा की प्रणाली को जो है उसको बिल्कुल लचीलापन बनाना और बच्चों के अंदर में चौमुखी विकास करना, विद्यालय और प्रजातांत्रिक माहौल जो है वह विकसित करना। वही बात करी गई थी गुणवत्ता के आयाम, तो क्वालिटी एजुकेशन देना और उसकी तरफ अग्रसर रहना, यह बात करी गई थी। शिक्षा में सामाजिक संदर्भ को भी लेके आना, कि जो शिक्षा में लड़के लड़कियों का भेदभाव है और जो गरीबी अमीरी का भेदभाव है, इन सब भेदभावों को दूर करके समाज के साथ में उसको जोड़ना। वही बात करेगी शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो शिक्षा का लक्ष्य जो हमारा जो मूल सिद्धांत में जो मूल अधिकार है, उन मूल अधिकारों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को भी लेके जाना। तो यह सब जो है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अध्याय 1 में इसकी बात करी गई थी। तो यहाँ तक जो है वो हमने चर्चा कर ली। अब आगे की जो मुद्दे होंगे उसकी चर्चा हम करेंगे बाद में, यानी अध्याय 2 जो है उसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। यहाँ पे अध्याय 1 होता है समाप्त। अध्याय 1 में इतनी बातें करी गई थी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, आपके पास आपके सामने अध्याय 1 जो है वह शामिल हो जाएगा। चलिए, अगर आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। अध्याय 1 हो गया हो तो मैसेज कर दीजिए जी। चलिए, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से लेंगे कुछ आपके लिए प्रश्न, हाँ कुछ लेंगे प्रश्न, और प्रश्न लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे। आज का जो सेशन है वो यहाँ पे समाप्त करेंगे। ये देखिए, ये है इतना लंबा, बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है, 160 पन्नों में। अभी थोड़ा थोड़ा नहीं, झिनू झिनू नहीं, बड़ा बड़ा नहीं लिखा है, झिनू झिनू पतला पतला छोटा छोटा लिखा हुआ है। तो छोटे छोटे को पढ़ना और पढ़ करके इसमें से कंटेंट निर्माण करना बहुत टफ है, और कंटेंट को भी एक लय में पिरो करके लेके आना ताकि आपको उस लय में समझ में आए, वो भी बड़ा कठिन है। और हमारे पास कंटेंट ज्यादा होता है, हम उसको अपने शब्दों में आपको लिखते हैं, तो आप जो है ना उसको लिखते जा करिए पॉइंट बना करके, ताकि वह पॉइंट आपको आगे आए। तो यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा हूँ वह कहीं से कोई कॉपीराइट नहीं होगा, या जो मैं आपको कह रहा हूँ ये सारी बातें मैं उसका निचोड़ बताता हूँ आपको, निचोड़ आपके सामने देता हूँ। तो वह निचोड़ जो है आप उसको रखे रहिए, बट अन्य पुस्तकों से मैच जरूर करिए, अन्य पुस्तकों से मैच जरूर करिए, ताकि हो सकता है कहीं किसी संदर्भ में हो सकता है कि कोई कंटेंट गलत हो, तो आप उसको अन्य ऑथेंटिक पुस्तक से मैच करके हमको बता दीजिए कि सर यहाँ पे ये वाला मुद्दा आपने गलत बताया था या सही बताया था, तो ये क्या हो सकता है। तो मैं भी उसमें सर्च करूंगा, अगर गलत होगा तो उसको मैं सही कर लूंगा, सही होगा तो मैं आपको कह दूंगा कि नहीं यह सही है। जैसे कल आप लोगों ने कहा था 1978, जबकि था क्या 1975, तो मैंने आपको बता दिया कि नहीं 1978 ना पड़ेगा, 1975 ही पड़ेगा।
तो 1975, 1988, 2000 और 2005 हमको पढ़ करके चलना है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप लोग इसको टैली भी करते चला करिए, पुस्तक लेके बैठा करिए। वैसे आप लोग बैठते हैं, आज की जनरेशन बहुत होशियार है भाई, बहुत होशियार है, वो लेकर के बैठती है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर आते हैं, प्रश्न लेते हैं। चलिए प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत है। ज्ञान अस्थायी व दिया जाता है, ज्ञान के विकास होता है और इसकी संरचना होती है। कहा गया शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर हो, वह विद्यार्थी केंद्रित और अध्यापक केंद्रित की, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में बातचीत किसकी करी गई है? शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर हो या विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित पर। तो दूसरा और तीसरा तो बिल्कुल नहीं होगा, चौथा है ही नहीं। तो होगा क्या? पहला, ज्ञान अस्थायी है, वह दिया जाता है तथा ज्ञान से विकास होता है और इसकी संरचना होती है। तो जवाब क्या है? वो होगा पहला। इसकी बात करिए, ज्ञान अस्थायी है और ज्ञान को दिया जाना चाहिए, ज्ञान मिलता है, ज्ञान की संरचना करी जा सकती है। तो जैसा रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रकृति में जो चर्चा करी गई थी, बच्चों में ज्ञान का विकास होता है, उसे दबाना नहीं चाहिए, उनके अंदर में खुशी खुशी जो भाव जागृत करना चाहिए, रचनात्मक वैल्यू जो है वो विकसित करना चाहिए, तो उनमें कहा गया था। चलिए आगे बात करते हैं, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए नियत है। कितनी भाषा? एक भाषा, दो भाषा, तीन भाषा या बहुभाषा? इसमें कितनी भाषा का जिक्र किया गया है? यहाँ पे बहुभाषा का जिक्र किया गया है, तीन भाषा नहीं, बहुभाषा, बहुभाषा का जिक्र किया गया है। सही बात है, क्या है? बहुभाषा, यानी सभी भाषाएं, सभी जगहों की बात करेगी। और इसका जो रूपांतरण है, यह रूपांतरण भारत के अंदर में जितनी भी प्रस्तावित भाषा है, 22 भाषाओं, उन 22 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन करके प्रस्तुत किया गया है। तो 22 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन, हिंदी में ट्रांसलेशन है, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है, तमिल में है, उड़िया में है, तेलुगु में है, बंगाली में है, मराठी में है, कन्नड़ में है, सभी भाषाओं में जो है इसका, जितनी भाषाएं रजिस्टर्ड है उन भाषाओं में इसका किया गया है। चलिए त्रिभाषा, त्रिभाषा का बात यहाँ पे पहले पढ़िए। भारतीय यहाँ पे दस्तावेज में भाषा, दस्तावेज को भाषा वो कितने में किया गया है? वो किया गया, वैसे है तो तीन भाषा, तीन भाषा प्राथमिक में और अपर प्राथमिक में तीन भाषा की बात करी गई है। तीन भाषा यहाँ पे उसकी लोकल लैंग्वेज, दस्तावेज, स्थानीय, राज्य, अंतरराष्ट्रीय। हाँ सही बात है, वह जो हमने भी कल बताया था, कल तो हमने भी चर्चा किया हुआ था कि तीन भाषाएं, बट वो तीन भाषाएं किसके लिए है? वह तीन भाषाएं स्कूली के लिए है। यह दस्तावेज का निर्माण हुआ, तो दस्तावेज का निर्माण में कितनी भाषाओं में हुआ? तो यह बात करी गई है वो बहुभाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन इसलिए करना है, विकास चौमुखी है। चलिए तो विकास चौमुखी कहां से आ गया? हाँ आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षण को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। वही है अगला, केवल एक सही है या केवल ए और बी दोनों सही है? क्या होगा जवाब? 4, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, यह इसका है। छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, यह भी है। तो क्या होगा? वह ए और बी दोनों जो है वो कला शिक्षा में विज्ञान से विद्यालय को जोड़ने की बात करी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ाया नहीं क्या, पढ़ाया जाएगा आगे जाके। चलिए चौथा लेते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए? स्थानीय भाषा, विदेशी भाषा, कठिन भाषा या कोई भी भाषा? किस भाषा में बच्चे की प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए? और स्थानीय भाषा को दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? स्थानीय भाषा को दूसरी बात में क्या कहेंगे? मैंने कल बताया हुआ था, स्थानीय भाषा सही बात है, मदर टंग मातृभाषा, स्थानीय भाषा हो चाहे वह मातृभाषा हो। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो चाहे वह मातृभाषा में, उसमें देना चाहिए। अगला बात है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बालकों की शिक्षण प्रक्रिया ... होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रटन पद्धति से मुक्त, रटन पद्धति से युक्त, रटन तनाव एवं बोझ से युक्त या इनमें से कोई नहीं? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पहला, रटन पद्धति से युक्त। जरा पहले पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। रटन पद्धति से युक्त नहीं है, रटन पद्धति से मुक्त है, वह दो है। हमने बोला और इसी हिसाब से कर लिया, मुक्त है। हाँ सही है, क्या होना चाहिए? मुक्त, रटन पद्धति से मुक्त, यानी रोट मेथड जो है उसे हटा करके बनना। सर आपने पहले बोला, हाँ तो मैं इसीलिए तो बोलूंगा ना, क्या पढ़ रहे हो कि मुझे सुन रहे हो? हाँ मैंने इसी, हाँ बोला, सही बात है, बोला तो हाँ आपको सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है, सुन भी रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए सुन भी रहे और मुझे पढ़ भी रहे, बढ़िया। तो यहाँ पे रटन पद्धति से युक्त ना होकर के रटन पद्धति से मुक्त है। मैंने ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर किया हुआ था। आगे चले, बढ़िया। चलिए छठवां प्रश्न है, छठवां प्रश्न आ गया है आपके स्क्रीन पे। छठवां प्रश्न,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में विद्यालयी ज्ञान को जोड़ना चाहिए। कैसे जोड़ना चाहिए, कहां से, तो बाहरी जीवन से, कक्षा से, परिवार से या उपरोक्त में से कोई नहीं। जहां पे करा गया तो किसमें बात करी गई है, बाहरी जीवन में। यह उसका सिद्धांत है, मार्गदर्शक सिद्धांत है। मार्गदर्शक सिद्धांत में बात करी गई है कि ज्ञान को विद्यालयी ज्ञान को जोड़ना चाहिए, किससे, बाहरी स्कूली जीवन से, बाहरी स्कूली जीवन से जोड़ना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा, वह एक होगा। तो यह अभी तक हमने अध्याय 1 खत्म किया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का जो बेसिक्स था, बेसिक्स हमने 2 दिन में खत्म किया। तो आप लोग जितने भी पॉइंट्स हैं वो प्लीज याद करके रखिए। आप लोगों को याद करना है, हमको भी याद करना है, रखना है। सर वो क्वेश्चन वापस से बताओ, कौन सा, मातृभाषा वाला, 3 भाषा, कौन सा, 3 भाषा वाला। अच्छा 3 भाषा में, हाँ क्या कह रही है, हाँ ना, हाँ ना, वो है, हाँ बताओ। अरे क्या कह रही है, कौन सा सेंटेंस पूछ रही है, कौन सा वाला, चौथा, पांचवा, छठवां? नहीं सर, वो सेकंड क्वेश्चन था ना, वो वाला भाषा वाला, वो भाषा वाला। चलो हाँ, तो भाषा में देखो 2 बात करी गई है। भाषा में एक तो भाषा है कि जो पाठ्यचर्या का जो भाषा जो हमारा बना है, जो दस्तावेज बना है, उस दस्तावेज का जो ट्रांसलेशन है वो बहुभाषा में किया गया है। पहली बात है, दस्तावेज का ट्रांसलेशन बहुभाषा में किया गया, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा है कि यहाँ पे जो भाषा है, यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय में मात्र जो उसकी स्थानीय भाषा है, उस स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा देनी है। वहीं उच्च प्राथमिक में और माध्यमिक में, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक में 3 भाषाओं का वर्णन किया गया है। पहली भाषा उसकी स्थानीय भाषा होगी, दूसरी भाषा उसकी जो है वह उसके आसपास में जो उसकी भाषा, जो दूसरी एक भाषा है उसकी भाषा में, जैसे विदेशी भाषा हो गई वो, या फिर उसके कोई नवीन भाषा है, नवीन आधुनिक भाषा, वो आधुनिक भाषा, और तीसरी भाषा में जो कोई अंग्रेजी है या कोई अन्य भाषा उसको में। तो जैसे मान लीजिए आप क्या बात करें, मान लीजिए हम यहाँ गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात में पहली भाषा यहाँ पे क्या होगी, बच्चे की गुजराती होगी। दूसरी भाषा क्या होगी, वो होगी हिंदी होगी। और तीसरी भाषा के रूप में क्या होगा, वह संस्कृत और अंग्रेजी होगी। तो संस्कृत और अंग्रेजी के रूप में वह बच्चा पढ़ेगा। तो हिंदी होगी उसकी, यहाँ पे गुजराती होगी पहली, दूसरी होगी वहां की यहाँ जो है वह हिंदी, और तीसरी होगी गुजराती और संस्कृत। आप क्या बात करें, आप क्या 3 भाषा क्या होगी, तो पहली भाषा तो आप क्या हिंदी है, हिंदी के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। दूसरी भाषा में अंग्रेजी होगी, और तीसरी भाषा में संस्कृत या अन्य जो है वो ले सकते हैं तीसरी भाषा में, अगर कोई और चीज अगर आपको पढ़ाई जाती है। तो इसीलिए हिंदी भाषी इलाके में क्षेत्र में है, तो वहां पे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों भाषाएं पढ़ाई जाती है, क्योंकि त्रिभाषा सूत्र है। तो त्रिभाषा सूत्र है वो, और अन्य कोई भाषा तो पढ़ाई नहीं जाती, जैसे बंगला भाषा है या कोई तेलुगु भाषा है या कन्नड़ भाषा है, तो पढ़ाई नहीं जाती है। तो 3 भाषाएं वो मेन है, तो 3 भाषाओं का चयन वो किया जाता है। क्लियर है? यस सर। सर यदि हमें ना एनसीएफ 2005 में फॉर्मूले का प्रयोग पूछेंगे तो हम त्रिभाषा ही देंगे आंसर। हाँ, वहां त्रिभाषा ही देना है, वहां पे आपको त्रिभाषा ही देना है, वहां बहुभाषा नहीं देना है। अब बहुभाषा की संकल्पना अब कहाँ आएगी, बहुभाषा की संकल्पना जैसे हमारा एनईपी 2020 में आ रहा है, तो जब हमारा यह नया वाला एनसीएफ बनेगा उसमें त्रिभाषा की जगह पे क्या आएगा, वो आएगा बहुभाषा आएगा। वहां पे त्रिभाषा काम खत्म हो जाएगा, वहां पे बहुभाषा आएगा, कोई भी भाषा कर सकता है। हाँ सही प्रश्न पूछा है, यह बुक है या निबंध, तो निबंध बुक है, निबंध बुक है। बुक है क्या है, वह बुक का नाम क्या है, वह निबंध है। बुक जो है वह बुक निबंध है। आत्मकथा भी निबंध, वह आत्मकथा भी बुक होती है, निबंध भी बुक होता है। वह किसी का जो है रिपोर्टाज है वो भी बुक होता है, तो कोई नाटक है वो भी बुक होगा। वह जो है वह कोई और पुस्तक, गद्य होगी, पद्य होगी, वही पुस्तक ही होगा, किताब ही है, बुक ही है। बुक कौन सी है, निबंध है। समझ में? सभ्यता और संस्कृति टैगोर जी की जो पुस्तक है वह निबंध है। निबंध एक किताब है, निबंध एक किताब है, ठीक है, उसमें पूरा चर्चा किया गया है। निबंध खाली एक छोटा सा नहीं है, वो पूरा बुक है, बुक में निबंध है। खाली एक टाइटल, जैसे हम कहते हैं ना कि निबंध में एक टाइटल हो गया, महात्मा गांधी पर निबंध लिखो, वैसा नहीं है। निबंध की एक पुस्तक होती है, निबंध की पूरी एक पुस्तक है, उस निबंध की पुस्तक में यह चर्चा करी गई है। चलिए, थैंक यू सो मच। ऐसे सभी लोग प्रश्न पूछा करिए तो अच्छा लगेगा, और मेरा भी थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, मैं भी आप लोगों को जवाब देने के लिए कुछ बन पाऊंगा, नहीं तो हम भी तो ऐसे ही हैं आप लोगों के जैसे अल्लू कंजू पंजू। चलिए, थैंक यू सो मच।